अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बेसिकली स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। इसी के साथ हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गन पाइप क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जूनियर क्लासेस के अंदर भी इस चीज़ को मे बी पढ़ा हो और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आप लोगों ने ये सीखा था कि ऑर्गन पाइप क्या है। ऑर्गन पाइप बेसिकली एक विंड इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एयर को ब्लो करने से लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं, यानी साउंड पैदा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गन पाइप है ये दो तरह का होता है। एक होता है जी ओपन एंड ऑर्गन पाइप, एक होता है क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। ये आपको पता होगा, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक पाइप है, ठीक है, लाइक इस तरीके से ये आपको नजर आ रहा है। ये पाइप ओपन है, दोनों एंड से, इस एंड और इस एंड से ओपन है। जब इस ओपन एंड ऑर्गन पाइप के अंदर हम एयर को ब्लो करते हैं तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं। वो जो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स हैं, क्योंकि देखिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स की वजह से यहां पे नोड्स और एंटी नोड्स मौजूद होंगे। एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, ओपन एंड पे एयर के मॉलिक्यूल्स फ्रीली वाइब्रेट कर सकते हैं, तो ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, और दरमियान में डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं नोड बन रहा होगा। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एक हमारे पास पाइप होता है ऑर्गन पाइप, जिसे हम क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप कहते हैं। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप का जो एक एंड है ये क्लोज्ड होता है और एक एंड ओपन होता है। क्लोज्ड एंड पे जो एयर है, इसके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो सीज्ड हो जाती है। तो क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनेगा, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, और दरमियान में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन हम देखेंगे कि क्या नोड बनेगा क्या एंटी नोड बनेगा, वो अभी आपको टॉपिक में समझ आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, एक पहला कंपैरिजन आप ये कर लीजिए कि प्रीवियस जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा वहां पे आपने पढ़ा था स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। वहां पे जो आप लेंथ की बात करते थे वो है जी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है जी। यहां पे क्या होगा, यहां पे जो हम लेंथ को डिस्कस करेंगे, यानी ये वाली लेंथ डियर स्टूडेंट्स, ये जो टोटल हम लेंथ डिस्कस कर रहे होंगे इस केस में, और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो हम लेंथ डिस्कस कर रहे होंगे, अब इस लेंथ को आप कहेंगे लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। मैं इसे मेंशन कर देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे ये जो लेंथ है इसका नाम है लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। तो ये पहला फर्क आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, ये टर्म आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन एंड ऑर्गन पाइप को। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है हम उसे डिस्कस करते हैं कि ओपन एंड ऑर्गन पाइप बेसिकली क्या होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक मजे की बात यह है कि जो चीजें आप लोगों ने स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के केस में डिस्कस की है ना, सेम ओपन एंड ऑर्गन पाइप उसकी कॉपी है। आइए जरा इस बात को समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर क्या होगा, ये टर्म्स मैं आपके सामने डिफाइन कर रहा हूं, इसे जरा गौर से देखिएगा। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर आपका ये जो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम है ये एक लूप की फॉर्म में वाइब्रेट करेगा। ओपन एंड के ऊपर हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, इसलिए ये देखें ये हमने एंटी नोड बना दिया ओपन एंड पे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से। तो आधा ये लूप है आधा ये लूप है, दोनों को ऐड कर दें हाफ प्लस हाफ, तो इसका मतलब है एक लूप बन रहा है, क्योंकि ओपन एंड है इस वजह से ये डायग्राम इस तरह से है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका वाइब्रेटिंग एयर कॉलम एक लूप की फॉर्म में वाइब्रेट करेगा तो इसे आप बोलेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये साथ साथ जरा सुनते जाएं, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं, आपको ये भी पता है। तो इसका मतलब है कि हम इसे लिखेंगे दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनिक क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अगर सेकंड हार्मोनिक की बात करेंगे तो 2f1 की बात कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट हार्मोनिक को डिस्कस कर रहे होंगे। क्या यहाँ पे कोई ओवरटोन होगा, नो डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे मेन टोन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। या डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिक टोन को इस तरीके से। तो ये सारी टर्म्स वही प्रीवियस हैं जो कि हमने पढ़ी हैं, तो इसे जरा आपने याद रखना है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर ली। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा मैंने आपको बता दिया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये जो आपका ओपन एंड ऑर्गन पाइप है ये दो लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करेगा। लाइक इस तरीके से एक लूप, तो ये देखें ये कंप्लीट लूप मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया डियर स्टूडेंट्स। ये एक लूप है, ओके डियर स्टूडेंट्स। हाफ लूप ये बन रहा है और इसी तरह से हाफ लूप ये बन रहा है। तो हाफ और हाफ, एक ये लूप हो गया, एक ये लूप हो गया। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब आपका जो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम है वो दो लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें मैं जल्दी से लिखूंगा, दिस इज सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। और इसी के साथ ही डियर स्टूडेंट्स आप इसे सेकंड H4 हार्मोनिक कह सकते हो। तो अब ये बात आप अंडरस्टूड है, आपको पता होनी चाहिए सेकंड मोड या सेकंड हार्मोनिक। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन की बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, ओवरटोन होगा। इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स थर्ड मोड की बात करते हैं। थर्ड मोड में क्या होगा ये देखें, ये लेट से आपका एक पाइप है, तो ये तीन लूप्स की फॉर्म में यहाँ पे, यानी कि जो लेंथ है वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की जो लेंथ है, आपको ये नजर आएगा कि वहां पे कितने लूप्स बन रहे हैं। आपको वहां पे तीन लूप्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखें एक ये बन गया लूप डियर स्टूडेंट्स, एक ये लूप बन गया। कितने हो गए टोटल, दो लूप्स हो गए। हाफ ये है डियर स्टूडेंट्स और इसी तरह से हाफ लूप ये है। एक और एक दो, आधा और आधा, ठीक है जी। तो आपकी जो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम है वो तीन लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है जी। इट इज थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, या डियर स्टूडेंट्स इसी का एक और नाम है, इसी को हम लोग कहते हैं थर्ड, H स्टैंड फॉर हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक कह दें, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन कह दें। लेकिन ये स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हमने ओवरटोन की बात करनी हो तो हम कहते हैं इट इज सेकंड ओवरटोन। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको टर्म्स बता दी हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो ओपन एंड ऑर्गन पाइप है यहाँ से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो, लाइक वेवलेंथ को फाइंड आउट करना हो, तो उसके जो बेसिक रिलेशंस हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट है ये देखें, एफ एन, अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसी भी मोड ऑफ वाइब्रेशन की तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एन वी ओवर 2L, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, ठीक है जी। वी स्पीड है साउंड की और एन क्या है, ये मोड ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट मोड है तो एन की वैल्यू 1, सेकंड मोड है एन की वैल्यू 2, थर्ड मोड है एन की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स वेवलेंथ को आप ऐसे लिखते हो, लैम्डा एन इज इक्वल टू 2 बाय, अच्छा एक चीज आपने नोट की है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये बिल्कुल वही हैं जो आप लोगों ने स्टेशनरी वेव्स इन सट्रेस्ड स्ट्रिंग के अंदर पढ़े थे। तो ये चेंज्ड नहीं है, ये वही है, इसको जरा याद रखिएगा। और यहाँ पे भी जो डियर स्टूडेंट्स एक रिलेशन है जो कॉमन है, जो एप्लीकेबल है, वो ये है एफ एन इज इक्वल टू एन F1, यानी हार्मोनिक सीरीज के लिए ये रिलेशन यहाँ पे भी सेम होगा। और डियर स्टूडेंट्स एक शॉर्टकट मैंने बताया था, वो शॉर्टकट मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो ये था nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n-1th ओवरटोन। तो ये सेम है n-1th ओवरटोन। ये डियर स्टूडेंट्स देखें ये एक्चुअली डिटो कॉपी है किस टॉपिक की, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स, स्टेशनरी वेव्स इन सट्रेस्ड स्ट्रिंग के अंदर जो टर्म्स डिस्कस की गई थी, ये देखें ये वही टर्म्स हैं। तो इनको जरा आपने याद रखना है कि ये किस तरीके से हमने डिस्कस किया। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो हमने ओपन एंड ऑर्गन पाइप को देख लिया, अब हम क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप को देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, और उसको जरा गौर से समझिएगा क्योंकि ये इजी है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों को जो ज्यादा प्रॉब्लम आती है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ज्यादा जिसमें कंफ्यूजन का सामना करते हो वो क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है, क्योंकि वो स्टेशनरी वेव्स इन सट्रेस्ड स्ट्रिंग और ओपन एंड ऑर्गन पाइप दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे मोड ऑफ वाइब्रेशन, हार्मोनिक्स और आप ओवरटोन्स को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिस्कस करते हैं। तो अब आपने बिल्कुल तसल्ली के साथ चीजों को समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। पहले हमने ओपन एंड को डिस्कस किया है, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप।
ऑर्गन पाइप बेसिकली एक विंड इंस्ट्रूमेंट है डियर स्टूडेंट्स, इसकी बेहतरीन एग्जांपल है फ्लूट, जिसे आप लोग बांसुरी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है कि जब हम बांसुरी बजा रहे होते हैं, फ्लूट बजा रहे होते हैं, तो एयर ब्लो कर रहे होते हैं और ये जो उंगलियां यूं कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली हम उस वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की लेंथ को चेंज करते हैं। लेंथ को चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से डिफरेंट साउंड्स हमें सुनाई देते हैं। ठीक है, ये बांसुरी का असूल है जिसे आप फ्लूट बोलते हो, वो बेसिकली यही चीज है। तो ये जो क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है डियर स्टूडेंट्स, वो ये देखें, अब इसका एक एंड क्या होगा, क्लोज्ड होगा। जब आप फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे ना, तो याद रखिएगा ओपन एंड ऑर्गन पाइप इज रिचर इन हार्मोनिक्स, उसमें खुल के हार्मोनिक्स पैदा होते हैं, इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स पैदा होते हैं। अब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे एक लूप नहीं बनता, यहां पे जस्ट हाफ लूप बनेगा, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, हाफ लूप बनेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखते जाएं, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए मैंने लिखा डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या होगा, गौर से जरा देखना है आपने। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर बनने तो दो लूप्स चाहिए, लेकिन क्लोज्ड एंड पे नोड बन जाता है, इस वजह से दो की बजाय आधा लूप हमेशा कम बनेगा। जैसे फर्स्ट मोड में हाफ लूप बना, सेकंड मोड में दो बनने चाहिए थे, 1.5 लूप्स बनेंगे। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में 3 लूप्स बनने चाहिए, लेकिन आधा कम बनेगा इस क्लोज्ड एंड की वजह से। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में 2.5 लूप्स बनेंगे। तो ये देखें जरा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक लूप मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया, एक ये हाफ लूप आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। इसी तरह से इधर देखें जरा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन को देखते हैं कि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 लूप्स तो बन रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जो थर्ड लूप है वो कंप्लीट नहीं बनेगा, वो हाफ बनेगा। क्योंकि एक एंड क्या था, क्योंकि इट इज नॉट रिचर इन हार्मोनिक्स, ये बात भी अक्सर की जाती है। तो ये देखें, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब यहां पे एक चीज मेंशन कर लेते हैं कि यहां पे बात हो रही है फर्स्ट मोड की। अभी यहां पे मैं जगह छोड़ दूंगा क्योंकि बहुत सी चीजें मैंने बतानी है। फर्स्ट मोड, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड मोड है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। और डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, इट इज द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, बाकी चीजें अभी नहीं मैं आपको बता रहा, जस्ट अभी आप इतना याद रखें। अब क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप के अंदर जो रिलेशंस आपकी बुक में यूज किए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, वो ये हैं, गौर से देखना है आपने। फ्रीक्वेंसी का तो नहीं गिवन, लेकिन मैं खुद लिख के दे रहा हूं, NV/4L, एक ये रिलेशन है, और वेवलेंथ का है लैम्डा n इज इक्वल टू 4/n इंटू लेंथ। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, n की वैल्यू ये बहुत प्रॉब्लम करती है, 1, 3, 5 एंड अप टू सो ऑन। तो आपने देखा कि n की जो वैल्यू आपको गिवन है वो ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और ऊपर वाले 2 एक्सप्रेशंस देख लें आप। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं कि यहां पे आप लोग या हम कंफ्यूज कैसे होते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। वैसे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, जस्ट बच्चा एक्चुअली कंपैरिजन के अंदर कंफ्यूज हो जाता है। आइए जरा 1 बाय 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहां पे 1 पुट करके देखता हूं n की वैल्यू, तो देखें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, F1 इज इक्वल टू, यहां पे 1 आएगा, ये V/4L आ गया। तो बताइए क्या चीज है, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। गॉट इट, अभी याद रखिएगा। अच्छा जी, n की वैल्यू को 3 पुट करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा F3 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, 3V/4L। अच्छा जल्दी से बताइएगा जरा मुझे, ये V/4L क्या चीज है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है? ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि V/4L क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब जब मैंने इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू को 3 पुट किया, तो ये बन गया 3V/4L। V/4L इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और मैंने आपको यह सिखाया है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स हार्मोनिक। तो n की वैल्यू को 3 पुट किया, तो ये बन गया थर्ड हार्मोनिक। ये कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इधर आ जाए, ये बात हो रही है। अब प्रॉब्लम है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, लेकिन हार्मोनिक कौन सा है, थर्ड। यहां पे क्या होता था,
जो मोड ऑफ वाइब्रेशन वही हार्मोनिक, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, 2 पुट करेंगे तो वो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब एफ के साथ ये जो एन आ रहा होता है ना स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ये चल रहा होता है कि ये आपको मोड ऑफ वाइब्रेशन बताएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा हो गया है। यहाँ पे देखें जब मैं 3 की बात करता हूं तो बच्चे के माइंड में वो पहले 2 रिफ्लेक्सेस है ना, वो आपके माइंड में चीजें चल रही हैं, तो बच्चा कहता है F3 है, तो सर ये देखें ना ये तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, लेकिन ये है कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, हार्मोनिक कौन सा है। तो ये जो मसला है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने सॉर्ट आउट करना है। अब जरा देखें कि मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज सिखाने जा रहा हूं। हार्मोनिक वही आएगा जो है, लेकिन मोड ऑफ वाइब्रेशन जो आपके माइंड में है हम वही यूज करेंगे। तो ये फॉर्म्स आप अपने तौर पे याद जरूर रखिए डियर स्टूडेंट्स, लेकिन एंटीटेस्ट में कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने एक नई चीज आपको दी है, और वो ये है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इन एक्सप्रेशंस की बजाय ये वाला एक्सप्रेशन याद रखें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ एन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी 2n-1, ठीक है, V एज इट इज डियर स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा 4L, ठीक हो गया। ये फ्रीक्वेंसी बता दी, और वेवलेंथ को भी ऐसे याद रखें, लैम्डा n इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4/2n-1 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली लेंथ आ गई, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पे जो n की वैल्यू है वो जरा देख लें, n की वैल्यू है जी 1 2, नॉर्मल होगी ना n की वैल्यू जैसे आप पहले यूज करते रहे हैं, तो ये जरा वो कहते हैं ना ये यूजर फ्रेंडली है, ये स्टूडेंट फ्रेंडली एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि आपको पहले 2 केसेस के अंदर n की वैल्यूज को यूज करने की आदत क्या है, आप हैबिचुअल हो 1 2 3 4, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन n की वैल्यू 1, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन n की वैल्यू 2, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन n की वैल्यू 3, तो यहां पे आके क्यों डिफरेंट हो जाता है, तो फिर ये रिलेशंस याद रखिए, n की वैल्यू वही यूज करें। आइए अब 1 बाय 1 देखते हैं, इस बात को प्रूव करते हैं कि क्या ये वाकई ठीक है कि नहीं। आइए जरा देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको यहां पे सारी चीजें साथ लिख के दूंगा कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, ये हार्मोनिक होगा, ये ओवरटोन होगा, कैसे डिस्कस करेंगे आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स देखें जरा, मैं f की वैल्यू पुट करता हूं, सॉरी n की वैल्यू पुट करता हूं 1, ठीक हो गया। अब ये क्या आ जाएगा 2 into 1, 2 minus 1 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 1 पुट करने से तो ये रिजल्ट बन गया, इट्स फाइन, दैट्स फाइन, बात समझ आ गई। अच्छा 2 पुट करके देखते हैं, फिर कहानी जरा समझते हैं। तो n की वैल्यू ये लें जी, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 2 यूज की, ये क्या आएगा 2 into 2 4 हो जाएगा ये, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और 4 minus 1 3, तो ये बनेगा 3v/4l। होल्ड ऑन, अभी तसल्ली नहीं हुई, अभी और करना है। अच्छा जी, अब F3 की तरफ आ जाते हैं। इस एक्सप्रेशन में मैंने n की वैल्यू क्या पुट की 3, ठीक है जी, ये आ जाएगा 2 into 3 6, 6 minus 1 5, तो ये बन जाएगा 5v/4l। अभी भी हमें नहीं बात समझ आ रही, अभी भी नहीं रुकना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना रुकें। n की वैल्यू क्या पुट करके देखें 4, चलें जी ठीक है 4 पुट करके देखते हैं। n की वैल्यू 4 पुट की, 2 into 4 8, 8 minus 1 7, 7v/4l। तो डियर स्टूडेंट्स अब जरा एक चीज को ध्यान से सुन लीजिए, जब आप इन एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे तो यहां पे जो भी आपके पास वैल्यू आएगी ये मोड ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी। 2 का मतलब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, 3 का मतलब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, 4 का मतलब फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, लेकिन v/4l जो कि आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ यहां पे जो इंटीजर होगा वो एक्चुअली आपको हार्मोनिक के बारे में बता रहा होगा। देखें सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है लेकिन थर्ड हार्मोनिक है, तो v/4l के साथ यहां पे जो वैल्यू होगी आपको क्या बताएगा, ये आपको हार्मोनिक बताएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब आपको कहानी समझ आई होगी कि इस रिलेशन से आप कैसे कंफ्यूज होते हैं, और इसका हल मैंने आपको बता दिया कि आपने ये यूज करना है, यह हार्मोनिक है। आइए जरा इसे यहां पे अप्लाई करके देखते हैं दोबारा से। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन थर्ड हार्मोनिक, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन फिफ्थ हार्मोनिक, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन सेवंथ हार्मोनिक। तो प्रैक्टिस हो गई आपकी।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पे आ जाते हैं हम जल्दी से, इसी रिलेशन से, इसी दो एक्सप्रेशन से मैं यहां पे बात करूंगा। देखें जी, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा फर्स्ट हार्मोनिक। H stands for हार्मोनिक। अब मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड आपको पता है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट हार्मोनिक, गॉट इट। रिलेशन भी लिख देते हैं, F1 इज इक्वल टू V/4L। मैंने भी आपको क्या तरीका बताया याद करने का, कि F के साथ जो यहां पे वैल्यू आ रही होगी ये आपको मोड ऑफ वाइब्रेशन बताएगा। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है जी, और V/4L का इंटीग्रल मल्टीपल क्या है 1, तो फर्स्ट हार्मोनिक। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अच्छा बताएं, ओवरटोन यहां पे आना चाहिए? नहीं डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में, फर्स्ट हार्मोनिक में मेन टोन की बात करते हैं, बेसिक टोन की बात करते हैं, यहां पे ओवरटोन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ओवरटोन्स क्या है, फ्रीक्वेंसी, कौन सी, अदर देन फंडामेंटल। और यहां पे क्या डिस्कस की जा रही है, सिर्फ फंडामेंटल। तो यहां पे आप कहें सर बेसिक टोन है, सर मेन टोन है, ओवरटोन नहीं एग्जिस्ट करता यहां पे। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी, शाबाश। आइए जरा अब यहां पे चलते हैं और कंफ्यूजन दूर करते हैं। कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये रहा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या करो भाई, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन उठाओ जल्दी से। तो इसे यहां पे लिख लेते हैं लास्ट पे, यहां पे F2 क्या है जी, 3V/4L। चलें जी ठीक है, 2 लिखा हुआ है ना F के साथ, तो इसका मतलब है सेकंड मोड है, मान लिया। V/4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल क्या है 3, तो यहां पे मैं लिखूंगा इट इज थर्ड हार्मोनिक। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पे कौन से टोन की बात की थी, मैं लिख देता हूं, यहां पे हमने बात की थी मेन टोन की, बेसिक टोन की। ठीक हो गया, ये भी याद रखना है कि इसके अंदर मेन टोन की बात की थी। यहां पे अब मेन टोन नहीं होगा, ओवरटोन होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जरा जल्दी से बताएं। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे पता क्या, सर ये चीज यहां पे अप्लाई कर दें, आप नहीं कर सकते। ये जो फॉर्मूला है इसकी लिमिटेशन है, nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n-1 ओवरटोन। ये एप्लीकेबल है सिर्फ स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के टॉपिक में और ओपन एंड ऑर्गन पाइप में। ये जो रिलेशन है nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n-1 ओवरटोन, ये क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप पे एप्लीकेबल नहीं है। इसे याद रखना है आपने, ये लिमिटेशन है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहां पे आपको बताया। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें दोबारा से, इट इज सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड हार्मोनिक। यहां पे मेन टोन की बात किया, तो मेन टोन के बाद जब यहां आए सेकंड मोड में, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। तो यहां पे मैं अब लिखूंगा दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, देखें वहां पे क्या था, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन था और सेकंड हार्मोनिक ही था, लेकिन ओवरटोन फर्स्ट था। यहां पे सेकंड मोड है लेकिन हार्मोनिक थर्ड है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने चीजों को याद रखना है। आइए जरा अब इसे जल्दी से जस्टिफाई करते हैं। यहां पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, एफ की वैल्यू आप क्या यूज करेंगे, सॉरी एन की, थर्ड मोड है, मैं तो 3 यूज करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये रहा 3, इसे अब यहां से पिक करके मैं यहां पे लेके आता हूं। तो ये वाली वैल्यू मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं, F3 इसके लिए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5V/4L। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, थर्ड ये देखें F के साथ 3 आ रहा है, आप बताइए कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, V/4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या है 5, तो फिफ्थ हार्मोनिक कहना चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, फिर ओवरटोन कौन सा होगा, यहां पे मेन टोन, यहां पे फर्स्ट ओवरटोन, ये बनेगा सेकंड ओवरटोन, ये है आपका सेकंड ओवरटोन। तो ये वो चीजें हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि आमतौर पे आप लोगों को कंफ्यूज करती हैं। तो मैंने एक कंपैरिजन के अंदर आपको ये सारी चीज बता दी। आइए देखते हैं कि अब इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को किस तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। वैसे तो मैंने आपको जितनी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है, जितनी बातें समझाई हैं, ये सारी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए जरा प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं कि एमसीक्यू किस तरह से आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो ये है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड ऑर्गन पाइप इज F0। ठीक है जी, ये आपका ओपन एंड ऑर्गन पाइप है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स
यहाँ पे जो नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे वो एक ही बनेगा इस तरीके से, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड ऑर्गन पाइप इज एफ नॉट, ये हमें गिवन है। What will be its new fundamental frequency when it is half filled with water? ठीक है जी। Now this pipe is half filled with water. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? ये जो आपको पाइप नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, इट इज हाफ फिल्ड विद वाटर। तो अब इसकी जो न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने बतानी है क्या होगी, और इसके जो ऑप्शंस है वो जरा आप सुन लीजिए। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, जो अल्फा ऑप्शन है वो है कि एफ नॉट ही होगी। बीटा ऑप्शन ये है डियर स्टूडेंट्स, वो है जी एफ नॉट बाई 2। चार्ली ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स 3 एफ नॉट बाई 2, और डेल्टा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स 2 एफ नॉट। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपने पिक करना है। डियर स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए जरा देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखें आप। सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो आपको पता है V/2L होता है, और ओपन एंड ऑर्गन पाइप है। ठीक है, तो ये देखें जरा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है F1 और इसका रिलेशन है V/2L। लेंथ क्या है, ये जरा गौर, ये देखने वाली चीज है। लेंथ क्या होती है? लेंथ डियर स्टूडेंट्स, ये वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की लेंथ है, ये टोटल लेंथ। ठीक हो गई बात। अब बच्चा अगर बहुत क्रिटिकली भी सोचे ना, वो ऐसे सोचता है, वो कहते हैं सर ये देखें पहले ये लेंथ है, अब ये डेंसर मीडियम है, तो यहां पे तो नोड बन जाएगा, तो अब लेंथ सिर्फ इस हिस्से में बनेगी। यू आर राइट, यहां पे लेंथ नहीं बन सकती क्योंकि एयर कॉलम की बात कर रहे हैं। तो अब हवा यानी एयर जस्ट इतने हिस्से में है, बाकी हिस्से में तो पानी है, वाटर है। तो कहते हैं सर लेंथ हाफ हो गई, लेंथ हाफ हो गई, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, वो ऐसे कहते हैं। तो वो क्या लगा देते हैं आंसर डेल्टा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसका जरा क्रिटिकली सोल्यूशन देखिएगा कि इसे हमने कैसे करना है। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, इसे मैं वैसे ओवरऑल आपको बताता हूं कि क्या फर्क पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें जरा, ये टोटल लेंथ आपके पास है, ठीक है जी, ये लेंथ आपके पास है, और आपको पता है ये लेंथ एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक के दरमियान डिस्टेंस के बराबर है। तो देखिए मैं लिख सकता हूं कि जो लेंथ है बेसिकली ये λ/2 के बराबर है। अच्छा, यहां से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2L बन जाएगी। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? V = f लैम्डा। ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा ना। तो ये देखें फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से मैं लिख सकता हूं V/λ। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी V/λ, और लैम्डा की वैल्यू अभी ऊपर निकाली, V एज इट इज, ये 2L। तो देखें प्रूफ किया ना मैंने, एक आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, एक मैंने लिख के दिया, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये वही आ गई जो मैंने यहां पे बताई। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे पहली बात तो ये कि ये जो लेंथ है ना, ये हो गई है हाफ। चले मान लिया। बच्चे का प्रॉब्लम ये है, आपका प्रॉब्लम ये है प्यारे बच्चों, कि जब आप यहां पे लेंथ हाफ करते हैं ना, तो आप ये भूल जाते हो कि अब यहां पे क्या होगा। यहां पे भी तो कोई चेंजिंग आएगी ना, कोई वेरिएशन आएगी। ये डेंसर मीडियम बन गया, अंदर एयर भी है, वाटर भी है, वाटर इज मोर डेंसर देन एयर। तो डेंसर मीडियम पे यहां पे हमेशा नोड बनेगा, ये आपका एंटी नोड है। अब ये जो लेंथ है L/2, ये किसके बराबर है? नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस के। तो अब मैं लिखूंगा कि ये जो लेंथ है जो कि हाफ हो चुकी है, अब ये नोड से एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस के बराबर है, यानी λ/4 के बराबर है। तो यहां से जरा प्यारे बच्चों लैम्डा तो फाइंड आउट करो। लैम्डा कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे 4L/2, तो ये फिर क्या आ जाएगी 2L। जल्दी से अब न्यू फ्रीक्वेंसी निकालो। न्यू फ्रीक्वेंसी F' = V/λ। लैम्डा क्या आई है? अगेन 2L, तो V/2L। तो ये तो सेम आ गई। यस, इसका मतलब ये वर्ड है स्टूडेंट्स कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। वैसे भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे भी आंसर करते हैं, लेकिन लॉजिकल आंसर, प्रूफ के साथ आंसर, ठीक है, पूरे इत्माद के साथ आंसर, यकीन के साथ आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक्चुअली एक लॉजिकली समझाया है कि क्या होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। कभी कभार ना हमें एमसीक्यू इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको
ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप को वो एक साथ डिस्कस कर देता है। जैसे लेट्स से मैं अगर आपसे ये कहूं प्यारे बच्चों कि जो ओपन एंड ऑर्गन पाइप है, ठीक है, उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से ये मैं कहता हूं 500 हर्ट्ज है, ठीक हो गया। ओपन एंड ऑर्गन पाइप की वर्ड, ये वर्बली बता रहा हूं तो ये जरा गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं। ओपन एंड ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है, तो क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये सिंपल सा डियर स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मैं एक रिलेशन डिराइव करूंगा, ठीक है, वो रिलेशन जरा गौर से देखिएगा। ये देखें, ओपन एंड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओपन एंड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? V/2L। फंडामेंटल का मतलब है n = 1, इसलिए मैंने n नहीं लिखा। और क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है V/4L। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहां से देख सकते हैं, ये V तो V से कैंसिल हो जाएगा, 4L ऊपर आ जाएगा, ये बनेगा 4L डिवाइडेड बाय 2L। अब लेंथ से कैंसिल हो गई, 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि FO डिवाइडेड बाय FC, यानी ओपन एंड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रेशो और क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की जो रेशो है वो 2 के बराबर है। तो इसे आप सिंपल वर्ड्स में क्यों नहीं लिखते कि F ओपन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय F क्लोज्ड, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन में क्या गिवन किया है, मैंने ओपन की दे दी और क्लोज्ड की पूछी है, तो यहां से आप बता दें जल्दी से डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप ऐसे निकालेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू FO डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास 500 गिवन है, आप इसे 2 से डिवाइड कर दें डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप विल बी हाफ ऑफ द ओपन, ठीक है। तो इसे हाफ करें तो ये आपके पास 250 हर्ट्ज आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक रिलेशन भी आपने याद रखना है, डिफरेंट MCQs यहाँ से बन सकते हैं। इन जनरल ये रिलेशन खुद भी MCQ में पूछा जा सकता है। और डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको जितनी यहाँ पे ये चीज़ें बताई है, थर्ड मोड की, हार्मोनिक की, ओवरटून की, ये सारी की सारी कंपैरिजन में आपने याद रखना है, ठीक है। ये एक इसका पर्टिकुलर केस है, ये एक इसका पर्टिकुलर केस है, और ये एक इसका पर्टिकुलर केस है। तो ये सारी चीजें MCQs के लिए इंतहा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, टेक्स्ट बुक से सारी चीज़ों को रीड आउट कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।